प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के संदर्भ में अगले महत्वपूर्ण बिंदु तुगलक वंश द्वारा किस तरह दिल्ली सल्तनत के विस्तार एवं स्थायित्व में योगदान किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। हमें अध्ययन से ज्ञात होता है कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने अपना प्रभाव स्थापित किया तथा अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों और उत्तराधिकारियों को समाप्त करके स्वयं गद्दी पर अधिकार किया। मलिक काफूर जब कुछ दिन सुल्तान रहा तो बाद में अमीरों के प्रभाव से उसका अंत हो गया तथा फिर तत्पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी व बाद में कुछ समय के लिए खुसरो शाह या नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो सुल्तान बना, और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के पश्चात 1320 ईस्वी में गाजी मलिक जो गाजी तुगलक था, जो कि 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान बना तो इस तरह दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना हुई और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। अपने प्रारंभिक जीवन में गयासुद्दीन तुगलक ने एक सैनिक के रूप में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय शासन में प्रवेश किया, अर्थात एक सैनिक के रूप में उसका जीवन आरंभ हुआ। गयासुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अंगरक्षक के रूप में उसकी सेवा में आया और धीरे धीरे अपनी योग्यता से उसने उच्च पद प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गयासुद्दीन को दीपालपुर का गवर्नर बनाया गया तथा कालांतर में खुसरो शाह के समय खुसरो शाह ने उसे स्वतंत्र रूप से पंजाब का सूबेदार बना दिया और गयासुद्दीन के पुत्र जुना खां को मलिक ए आखुर अथवा अर्थात अश्वशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस तरह खुसरो शाह के समय गयासुद्दीन पंजाब का सूबेदार तो बना रहा ही, साथ ही उसके पुत्र को भी महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ। खुसरो शाह की अनैतिक नीतियों व अमीरों के दमन के कारण इस्लाम विरोधी कार्यों से धीरे धीरे अमीर वर्ग उससे नाराज हो गया। स्वयं गयासुद्दीन भी खुसरो शाह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों की हत्या करने से और उसकी अन्य कार्यवाहियों से नाराज था। इस कारण इस्लाम की रक्षा के लिए गयासुद्दीन ने खुसरो शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा उसे पराजित कर मार दिया और स्वयं सुल्तान बना। इस तरह 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात
जो शासन में अक्षमता आई, उस कारण अयोग्य सुल्तानों की वजह से प्रशासन में कई कमियां आ गई थी। इसलिए गयासुद्दीन ने सर्वप्रथम कार्य यह किया कि उसने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। उसने भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया तथा सुयोग्य अधिकारियों की उच्च पदों पर नियुक्ति की। खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन का विद्रोह इस कारण हुआ था कि गयासुद्दीन का मानना था कि खुसरो शाह इस्लाम के विरुद्ध कार्य कर रहा है तथा वह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों व उसके उत्तराधिकारियों की खुसरो शाह द्वारा हत्या किए जाने से भी नाराज था। इसलिए गयासुद्दीन ने इस्लाम की रक्षा हेतु विद्रोह किया व स्वयं सुल्तान बना। गाजी तुगलक का अर्थ भी यही है। गाजी का अर्थ होता है मुस्लिम योद्धा, इस्लाम की रक्षा करने वाला योद्धा। इस तरह इस्लाम की रक्षा को आगे आना गाजी तुगलक अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य समझता था। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात प्रशासन तंत्र में ही अव्यवस्था आरंभ नहीं हुई, बल्कि शासन प्रणाली भी भ्रष्ट हो गई थी तथा शासन में अक्षमता आ गई थी। अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी। इस बात को देखते हुए गयासुद्दीन ने कई आर्थिक सुधार किए और अपनी आर्थिक नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने इक्ता प्रणाली को पुनः स्थापित किया, जो कि खुसरो मुबारक खिलजी या अन्य के काल में एक प्रकार से कमजोर हो गई थी। गयासुद्दीन ने कृषि व्यवस्था में भी सुधार किए। उसने पुनः जमीनों की नापजोख करने का प्रयास किया, राजस्व में क्रमिक वृद्धि की, परंतु उचित नापजोख न होने के कारण गयासुद्दीन ने पुनः नस्क या बटाई प्रणाली को लागू किया, अर्थात उपज की बटाई को वाली प्रथा उसने पुनः लागू की। अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को पुनः संगठित करने के लिए गयासुद्दीन ने अनेक विद्रोहों का भी दमन किया। तत्कालीन परिस्थितियों में वारंगल में विद्रोह हुआ, क्योंकि तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने दिल्ली सल्तनत की अव्यवस्था का लाभ उठाकर सुल्तान को कर भेजना बंद कर दिया था। इस कारण गयासुद्दीन ने जूना खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी व तेलंगाना पर आक्रमण किया। प्रताप रुद्रदेव ने अधीनता स्वीकार करते हुए पुनः राजस्व देना स्वीकार किया और इस तरह गयासुद्दीन का वारंगल आक्रमण सफल रहा। यद्यपि दोबारा प्रताप रुद्रदेव ने विद्रोह करने का प्रयास किया, परंतु दूसरी बार भी सुल्तान ने विद्रोह का दमन किया और राजधानी वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया तथा तेलंगाना को दिल्ली राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसी समय भारत पर या हमें कहीं दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का भी आक्रमण हुआ, जिसे सफलतापूर्वक रोक दिया गया। बंगाल में भी सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह हो गया था तथा बंगाल ने दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक स्वयं एक विशाल सेना के साथ
बंगाल गया। उसने बंगाल पे आक्रमण किया और बंगाल को पराजित कर वह जब वापस लौट रहा था तभी उसे समाचार मिला कि दिल्ली में स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि उसका पुत्र जूना खां निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था तथा सुल्तान को ये समाचार मिला कि निजामुद्दीन औलिया ने शीघ्र ही जूना खां के सुल्तान बनने की भविष्यवाणी की है। गयासुद्दीन तुगलक जानता था कि निजामुद्दीन औलिया उसका पक्षधर नहीं है। जब जूना खां को निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान बनने का आशीर्वाद दिया तथा गयासुद्दीन के विरुद्ध कई गतिविधियों में संलिप्त हो गया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से लौटते समय निजामुद्दीन औलिया को आदेश दिया कि वह उसके आने से पूर्व ही दिल्ली छोड़ दे। इस संदर्भ में कहा जाता है कि जब निजामुद्दीन औलिया को यह आदेश प्राप्त हुआ कि सुल्तान ने उसे आदेश दिया है कि वह उसके आने से पूर्व ही दिल्ली छोड़ दे, तो इस बारे में कहा जाता है कि औलिया ने कहा, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इस संदर्भ में कई मत हैं कि जूना खां ने षड्यंत्र कर अपने पिता की हत्या करवाई, या कुछ कहते हैं कि जो लकड़ी का महल सुल्तान के स्वागत के लिए बनाया गया था वह ढह गया था। परंतु जो भी हो, इस तरह जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के नज़दीक पहुंचा तो उसके स्वागत में उसके पुत्र जूना खां ने दिल्ली के भारी उसका स्वागत किया और संयोग से ऐसा माना जाता है कि महल गिर गया और जिसमें दबकर गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। गयासुद्दीन ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया था। इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक एक शिक्षित और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु तथा कई विज्ञानों में दक्ष हो गया था। प्रारंभ में अपनी सैनिक सफलता को देखते हुए जूना खां के रूप में जब वह जूना खां के नाम से जाना जाता था तो खुसरो शाह ने उसे अपना मलिक-ए-आखुर अर्थात अश्वशाला का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। जूना खां जब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा तो उसने कई महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार की और इन योजनाओं की असफलता के कारण विद्वानों में उसके व्यक्तित्व को लेकर भी कई मतभेद हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा उसे कई विद्वानों से विद्वान मानते हैं, परंतु साथ ही यह भी मानते हैं कि वह अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति था जो किसी एक निर्णय पर अडिग नहीं रहता था। कुछ ने उसे आदर्शवादी व जन कल्याणकारी शासक माना है, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि वह गुणों एवं अवगुणों का मिश्रण था। कुछ कहते हैं कि वह रक्त पिपासु था, खून की नदियां बहाने में उसे आनंद मिलता था, उसे प्रजापीड़क भी कहा गया है। परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने जो उसका मूल्यांकन किया है तो कुछ ये मानते हैं कि वो अपने समय से बहुत पहले था, या ये कहते हैं कि उसकी जो योजनाएं थी वो बुरी नहीं थी, बल्कि उन योजनाओं को क्रियान्वित
उस ढंग से नहीं किया गया जिस ढंग से उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी। शासन में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व विभाग का लेखा जोखा तैयार किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्व व्यवस्था लागू की थी, कालांतर में वह उस ढंग से सुचारू नहीं रह पाई और उसमें धीरे धीरे कई कमियां आ गई थी। इस कारण राजस्व विभाग का लेखा जोखा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तैयार किया गया। कृषि विभाग की स्वतंत्र व्यवस्था हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नाम से एक स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख दीवान ए अमीर कोही कहलाता था। राजत्व के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक शासन में किसी भी तरह उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था। उसका मानना ये था कि उलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसने शासन में उच्च पदों पर भी कुलीन वर्ग की नियुक्तियों को प्रमुखता नहीं दी, बल्कि उसने अन्य सुल्तानों की तुलना में जनसाधारण वर्ग को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इस कारण कई कुलीन वर्ग उससे नाराज हो गए थे। जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी योजनाओं के लिए मुख्यतः जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जिनमें उसकी पहली योजना थी राजस्व सुधार। क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कई कानून बनाए। उसने सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर अथवा एक पंजिका तैयार करवाई तथा सभी सूबेदारों को हिसाब किताब भेजने का आदेश दिया। उसका उद्देश्य था कि साम्राज्य के सभी प्रदेशों में समान व्यवस्था लागू रहे। अपनी आय में वृद्धि के लिए और राजकोष को संपन्न करने हेतु उसने 1325 ईस्वी में दुआब में कर वृद्धि की योजना तैयार की। यह कर वृद्धि कुछ विद्वानों के अनुसार 10 या 20 गुना थी। जैसे बर्नी लिखता है कि दुआब में 10 से 20 गुना कर वृद्धि कर दी गई, परंतु फरिश्ता कहता है कि यह केवल 3 या 4 गुना थी। गार्डनर ब्राउन के अनुसार यह वृद्धि बहुत साधारण थी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मानना है कि 5% से 10% तक वृद्धि कर दी गई थी। परंतु जो भी हो, दुआब में कर वृद्धि की योजना सफल नहीं हो पाई। यद्यपि ऐसा नहीं था कि दुआब में कर वृद्धि केवल मोहम्मद बिन तुगलक ने की, बल्कि पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी व बलबन भी दुआब में कर वृद्धि कर चुके थे। यहाँ तक कि कुल उपज का 1/2 भाग तक कर वृद्धि की गई थी। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना सफल नहीं हो पाई। इसका कारण था कि जब दुआब में कर वृद्धि की गई तो उसी दौरान वहाँ सूखा पड़ गया और सूखा पड़ने के कारण दुआब में अकाल पड़ गया। और ऐसी स्थिति में सुल्तान ने फिर भी कठोरता से लगान वसूल किया। इस कारण जगह जगह विद्रोह हो गए। विद्रोह का उसने दमन किया, परंतु फिर भी वह उस मात्रा में कर वसूल नहीं कर पाया, क्योंकि फसल चौपट हो गई थी। जब वास्तविक स्थिति का सुल्तान को ज्ञान हुआ कि वर्षा के कारण अकाल पड़ गया है, तो बाद में सुल्तान ने किसानों को बीज, बैल दिए, सिंचाई के लिए कुएं और नहरें खुदवाई, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जबरदस्ती कर वसूली के कारण और अनावृष्टि के कारण जो फसल नष्ट हो गई थी, इससे सुल्तान की सर्वत्र आलोचना हुई और जनता जो है
त्राही त्राही हो गई करने लगी। इससे वह अपनी प्रजा में अत्यंत बदनाम हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण योजना थी राजधानी परिवर्तन। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को देवगिरी नामक स्थान पर ले जाने का प्रयत्न किया। मोहम्मद का मानना था कि देवगिरी उसकी सल्तनत के केंद्र में पड़ता है। इस कारण उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा तथा अपनी राजधानी को दौलताबाद ले जाने का निश्चय किया। राजधानी परिवर्तन में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के समस्त नागरिकों सहित अधिकारी वर्ग और कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे सभी दौलताबाद चलें। इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली से दौलताबाद की इस लंबी यात्रा में, जिसमें कि यह यात्रा 700 मील या 950 किलोमीटर लंबी थी, इस यात्रा में दिल्ली से दौलताबाद जाते समय कई लोग रास्ते में ही मर गए, भूख प्यास के कारण मर गए, बीमार हो गए। और जब दौलताबाद पहुंचे तो दौलताबाद में राजधानी स्थापित करने के पश्चात धीरे धीरे वहाँ भी कई कठिनाइयों का सामना मोहम्मद बिन तुगलक को करना पड़ा, क्योंकि दौलताबाद में न तो पानी की उचित व्यवस्था थी तथा दौलताबाद में प्रशासनिक वर्ग को भी अनेक कठिनाइयाँ थी। इन सब कारणों से पुनः सुल्तान को राजधानी दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी। इस प्रयास में राजकोष का अत्यधिक धन व्यय हुआ तथा यह योजना भी असफल हो गई। विद्वानों का मानना था कि राजधानी परिवर्तन में अव्यावहारिकता देखने को मिलती है। यदि केवल दरबारी वर्ग को और प्रशासनिक अमले को ही दौलताबाद ले जाया जाता तो शायद संभव था योजना सफल हो पाती। तीसरी महत्वपूर्ण योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1329-30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब देखा कि राजकोष खाली हो गया है तो राजकोष को भरने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाने का आदेश दिया। परंतु सांकेतिक मुद्रा की यह योजना भी असफल हो गई। जब सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए गए तो इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने घरों में ही सिक्के ढालने प्रारंभ कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और बाद में सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि तांबे के सिक्कों को राजकोष में जमा किया गया और उनके बदले उन्हें सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के दिए गए। इस योजना से राजकोष खाली हो गया और यह योजना भी असफल हो गई। यद्यपि ऐसा नहीं था कि उस काल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उस काल में चीन में सांकेतिक मुद्रा का सफलतापूर्वक प्रचलन किया गया था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना इसलिए असफल हो गई। एक तो टकसालों पर नियंत्रण नहीं किया गया, जिस कारण लोगों ने घरों में ही सिक्के ढालने आरंभ किए। सिक्कों पर कोई विशिष्ट चिन्ह बनाने व उसे केवल राजकीय टकसालों में ही ढालने का कोई व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही ऐसा अधिकारी वर्ग भी विकसित नहीं किया गया जो कि नकली सिक्कों को ढालने पर रोक लगाता। इसका परिणाम यह हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना थी खुरासान विजय की योजना। मंगोलों की वापस जाने के पश्चात तुगलक ने यह योजना बनाई
कि वह खुरासान होते हुए इराक पर विजय प्राप्त करेगा। इसके लिए उसने ईरान और खुरासान से भागे अमीरों की सहायता ली और एक योजना बनाकर विशाल सेना तैयार की। परंतु जब योजना को क्रियान्वित किया जाना था तो उस समय मध्य एशिया की परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि यह योजना लागू नहीं की जा सकी। जो सेना खुरासान विजय के लिए तैयार की गई थी, उस सेना का जब उपयोग न होने से सैनिकों को सेना से निकाला गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सेना से निकाले गए सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया और उन्होंने सुल्तान का विरोध करना शुरू कर दिया। यह योजना भी असफल रही। अगली योजना थी कराचल अभियान। 1337-38 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कुर्मांचल के पहाड़ी क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया। यह राज्य हिमालय की तराई में स्थित आधुनिक कुमाऊं और गढ़वाल में स्थित था। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान का लक्ष्य कराचल की विजय प्राप्त कर चीन को जीतना था। अर्थात फरिश्ता मानता है कि कराचल की विजय एक योजना नहीं थी, बल्कि चीन को जीतना सुल्तान की योजना थी। परंतु अपनी इस योजना में तुगलक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीनता में लाना था जहां अधिकांश विद्रोहियों को शरण प्राप्त होती थी। इस योजना का नेतृत्व खुसरो मलिक को सौंपा गया और उसे 1 लाख घुड़सवारों की विशाल सेना के साथ भेजा गया। परंतु जब सेना तिब्बत की ओर बढ़ी तो पहाड़ी भाग होने के कारण तथा मौसम की भिन्नता के कारण सैनिक अपने अभियान में सफल नहीं हुए और इसका परिणाम यह हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की जो असफलता थी उसके पीछे विद्वान कई कारण मानते हैं। उनमें पहला कारण है अव्यावहारिकता, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं त्रुटिपूर्ण नहीं थी, बल्कि उनके क्रियान्वयन करने का तरीका त्रुटिपूर्ण था। योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यावहारिकता को नहीं अपनाया गया। जैसे कर वृद्धि की जो योजना थी उसमें ये नहीं देखा गया कि उस समय दोआब में अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने के बाद भी जबरदस्ती कर की वसूली की गई, जो कि एक अव्यावहारिकता थी। ये व्यावहारिक पक्ष नहीं था। किसान लगान कहाँ से देते जब फसल ही नष्ट हो गई थी। इसी तरह सांकेतिक मुद्रा में भी यही बात सामने आती है कि उसको व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से लागू नहीं किया गया था। योजनाओं की असफलता के पीछे एक कारण मोहम्मद बिन तुगलक के योग्य परामर्शदाताओं का अभाव होना भी है। मोहम्मद बिन तुगलक के पास ऐसे योग्य अधिकारी या परामर्शदाता नहीं थे जो कि उसको सही सलाह देते और जिससे योजनाएं सही ढंग से कार्यान्वित हो पाती। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक की कठोर दंड नीति के कारण भी एक बड़ा वर्ग उससे असंतुष्ट हो गया था। जनता में उसके प्रति एक नकारात्मक विचार पैदा हो गई थी। इस कारण भी उसकी नीति सफल नहीं हो पाई। धार्मिक नीति के कारण भी मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं में सफलता नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा और उच्च कुलीन वर्ग का विरोध किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह वर्ग उससे नाराज हो गया और उन्होंने उसकी योजनाओं में उसका पूर्णतया साथ नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की कठोर शासन की नीति के कारण अमीर वर्ग भी उससे नाराज हो गया था।
इस कारण उसकी योजनाओं को लागू करने में अमीर वर्ग ने उसका पूर्ण सहयोग नहीं किया, बल्कि उसका विरोध ही किया। अगला जो कारण है, जिन परिस्थितियों में व जिस युग में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू करना चाहता था, उस युग में उसकी प्रजा रूढ़िवादियों से ग्रसित थी तथा अत्यंत पिछड़ी हुई थी। वो यथास्थिति की पक्षधर थी तथा अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहती थी। इसीलिए राजधानी परिवर्तन योजना थी, उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। जब उसने दिल्ली की प्रजा को दौलताबाद जाने का आदेश दिया तो प्रजा ने उसमें पूर्ण सहयोग नहीं किया। साथ ही प्रजा की जो रूढ़िवादिता थी, रूढ़ियों से बंधा होना उसकी योजनाओं में एक बड़ा बाधक तत्व था। प्रजा किसी भी नवीन परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए सहजता से तैयार नहीं थी। इस कारण भी उसकी योजनाएं असफल रही। योजनाओं की सफलता में प्राकृतिक आपदाओं का भी उनको असफल करने में योगदान रहा है, क्योंकि जो पहली योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की दुआ में कर वृद्धि की, वह प्राकृतिक आपदा के कारण ही असफल हुई। यदि दुआ में कर वृद्धि के समय अकाल न पड़ा होता तो संभवतः दुआ में कर वृद्धि की योजना असफल नहीं होती। इसी तरह खुरासान विजय अभियान के समय यदि मध्य एशिया की स्थिति संतोषजनक होती तो संभवतः उसकी यह योजना भी सफल हो सकती थी। इसी तरह कराचल अभियान में भी पहाड़ी क्षेत्र होना तथा वहाँ की मौसम व पर्यावरण ने भी कराचल योजना को असफल कर दिया। साथ ही सुल्तान का चरित्र, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि कई विद्वानों से विरोधी गुणों का मिश्रण, रक्त पिपासु, उसको पागलपन का दौरा पड़ने का जो जिक्र करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सुल्तान एक अस्थिर चरित्र का व्यक्ति था, जिस कारण वो किसी बात पर अडिग नहीं रह पाता था। इस कारण भी उसकी योजनाएं असफल हुई। इस तरह हम पाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी वो अच्छी होने के उपरांत भी सफल नहीं हो पाई, जिनके पीछे अनेक कारण थे और इन कारणों के कारण उसकी योजनाएं असफल